जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट सीटेट का जो कि 6 to 8 के लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट होगा। जैसा कि सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है उसी लेवल का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों आप लोग अंत तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वर्णन करना, ऑप्शन नंबर बी पहचान करना, ऑप्शन नंबर सी अंतर करना, ऑप्शन नंबर डी वर्गीकृत करना। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतर करना। दोस्तों कैसे होगा कि अंतर करना संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। विश्लेषण उद्देश्य के अंतर्गत वे व्यवहार आते हैं जो प्राप्त सूचना को उसके विभिन्न भागों में विभक्त करने या अंतर करने से संबंधित होते हैं। आई होप कि दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों जो भी क्वेश्चन व्याख्या करने लायक होगा हम उस क्वेश्चन को व्याख्या भी करेंगे। और दोस्तों जिन लोगों को लगता है कि वीडियो बहुत स्लो होगा, तो दोस्तों आप लोग उस वीडियो को 1.75 के स्पीड से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, इसी तरह क्वेश्चन सीटेट में पूछते हैं बहुत बड़ा। तो दोस्तों समय का मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो कि यह एक प्रैक्टिस के थ्रू आप लोग कर पाएंगे, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों चारों ऑप्शन दिख नहीं रहा है, हम पहले क्वेश्चन को दिखा दे रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन को दिखाएंगे। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश दिया हुआ है के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। दोस्तों अब हम आपका इसका चारों ऑप्शन दिखा देते हैं। थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं दोस्तों, अब पूरा आई होप कि दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन। एक मिनट दोस्तों, और छोटा करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों अब दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर बी तथ्य आधारित शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर सी शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर डी आकलन आधारित शिक्षार्थी। दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने आंसर इसका समझ गए होंगे कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, आंतरिक रूप से अगर कोई बच्चा परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए अपने मन से तैयारी कर रहा है तो आंतरिक रूप से ही प्रेरित समझा जाएगा। जैसे कि राजेश की बात हो रहा है तो आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी, क्योंकि ऐसे छात्र जो समानतः स्वयं ही अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ते हैं तथा अन्य प्रकरणों पर पुस्तकें भी पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे छात्र जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, जो जानने की इच्छुक होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे छात्रों को पढ़ने तथा किसी परियोजना को पूरा करने के लिए किसी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं ही कर लेते हैं। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश आप लोग को यहाँ भरना है कि उनकी प्रेरणा के कारण करते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपनी उपेक्षा को कम करने। ऑप्शन नंबर सी कक्षा के साथ संबंध होने। ऑप्शन नंबर डी कक्षा में अव्यवस्था फैलाने। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए। कैसे? पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों
पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसी अपनी उपेक्षा को कम करने की अप्रेरणा के कारण करते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के डैश योग बनाती है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग बनाती है। ऑप्शन नंबर ए, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। ऑप्शन नंबर सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को यह बताने की वह अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ऑप्शन नंबर बी, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने इसका आंसर समझ लिया होगा। इसका दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। कैसे कि संज्ञानात्मक विकास जन्म से लेकर युवा होने तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे बालक धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास से बालक में सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास होता है। बालक खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए आवश्यक है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, समवयस्कों और पैतृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। कैसे दोस्तों? इसका देखिए, वुडवर्थ तथा मार्क्स का मानना है कि बच्चे के विकास में समवयस्कों यानी वातावरण और पैतृक यानी वंशानुक्रम का सापेक्ष योगदान योगात्मक ना होकर गुणात्मक होता है। अर्थात बच्चे का विकास वंशानुक्रम के कारकों और वातावरण के प्रभावों के पारस्परिक संबंधों का परिणाम होता है। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। ऑप्शन नंबर सी, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। दोस्तों इसका हम एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं। जैसे कि व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही समाजीकरण है। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही समाजीकरण है। अर्थात समाजीकरण वह प्रविधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाए, दादा से परदादा। इसके माध्यम से मानव अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों, लोकचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने
इसका आंसर सही गेस के लिए समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेडागॉजी क्वेश्चन है दोस्तों। एक पीटी खेल होता है। शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? सर्वाधिक सहायक पूछ रहा है दोस्तों। इसका चारों ऑप्शन हम दिखा दे रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण को अधिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन बहुत लंबा है और इसी प्रकार सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप जल्दी क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आंसर दे सकें। दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को विकसित करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 तर्क संगत, ऑप्शन नंबर बी आत्मसात, ऑप्शन नंबर सी निर्माण, ऑप्शन नंबर डी संक्रियाकरण। आई होप कि आप लोगों ने दोस्तों गेस कर लिया होगा आंसर। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, निर्माण। दोस्तों इसको हम समझा दे रहे हैं कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूह में से एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। अर्थात वह एक स्थिति पर सामाजिक अंतरक्रिया को बढ़ावा दे रही है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को विकसित करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरक्रिया अनिवार्य है। इसलिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक निर्मितवाद भी कहा जाता है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसे चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर दिया गया है। वहाँ आप लोग को भर। ऑप्शन नंबर ए अंगीकार, ऑप्शन नंबर बी समायोजित, ऑप्शन नंबर सी अनुकूलित, ऑप्शन नंबर डी समचितिता। दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसका आंसर समायोजित होगा। दोस्तों अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, अगर उस काम को आप करना उसी काम से रिलेटेड सीख गए हैं तो समझो समायोजित कर लिए हैं। जैसे कि सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल को मिलाकर खाने लगती है। उससे चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को समायोजित कर लिया। समायोजन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक नई सूचना के अनुसार समायोजन करता है, अर्थात स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ डैश दिया हुआ है कि अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितत्व सिद्धांत से संबोधित किया गया। के अतिरिक्त मतलब 3 तो होंगे, एक नहीं होगा, तो उसी को आप लोग को ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए संदर्भगत, ऑप्शन नंबर बी अवयवभूत, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी अनुभविक। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका
सी होगा सामाजिक। कैसे दोस्तों? जैसे कि स्टेनबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र, इनके अनुसार तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है क्या नहीं है, वह सूचनाओं को किस ढंग से प्रकमित करता है, मतलब किस तरीके से सूचनाओं को देता है, आदान प्रदान करता है, यही बुद्धि है। त्रितंत्र सिद्धांत के 3 उप सिद्धांत भी हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पहला संदर्भात्मक उप सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी अनुभवजन्य उप सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 घटक उप सिद्धांत। दोस्तों ये यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो फैक्ट बेस पे होते हैं, तो दोस्तों आप लोग इसको लिख लीजिएगा। स्टेनबर्ग के 3 जो उप सिद्धांत हैं। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत, दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है, किस पे बल देता है? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, ऑप्शन नंबर बी समान बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ये तो आप लोग को सबको पता होगा, हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ लो, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, MP टेट, रीट में, तो ऐसा क्वेश्चन एक एक जरूर पूछ लेता है। तो दोस्तों था, फा, चा कौन सी ध्वनियाँ है? स्वनिम, ऑप्शन नंबर रूपिम, ऑप्शन नंबर सी लेखिम, ऑप्शन नंबर डी शाब्दिम। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए स्वनिम होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई इसमें स्वनिम है, तो स्वनिम ही होगा। हिंदी में कुछ और ही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कुछ ना कुछ चेंज करके हर बार पूछा जाता है जेंडर से रिलेटेड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहन करना, ऑप्शन नंबर बी लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। ऐसा क्या, लड़कियों को क्यों निरुत्साहित करना चाहिए? सभी को समान शिक्षा देना चाहिए। सभी काम कर सकती हैं लड़कियां, जो लड़के करते हैं वो लड़कियां भी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक को ही बढ़ावा दो, लड़कियां भी कर सकती हैं, सब एक समान होते हैं। ये गलत बात है कि लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। क्यों लड़कों को, क्यों लड़कियों भी करना चाहिए? ये गलत है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। जी हाँ, जैसे कक्षा में शिक्षक को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए सदैव लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। कभी कभी शिक्षक को कक्षा में लड़के और लड़कियों में किसी भी भूमिका पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा,
वह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। तभी तो आप समझ पाएंगे, तभी तो उनको सिखा पाएंगे किस कारण से वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्या उनमें कमी है। जब समझेंगे तभी तो उसके उपचार करेंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। और दोस्तों आप लोग के पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं सब में इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उन शिक्षार्थियों, उन स्टूडेंटों को हेल्प मिल सके जो कहीं जा नहीं सकते। खासकर जो महिलाएं होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, वो लोग कहीं जा नहीं पाते, अपने लिए कम से कम आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट समय दे सकती हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी वीडियो मिले आप लोग को यूट्यूब पे जब सर्च करते हैं तो आप लोग एक नज़र उसको स्पीड में 2 की स्पीड से देख लीजिए करिए। क्योंकि आप लोग जब तक वो यूट्यूब पर स्क्रॉल करेंगे उसी में 10 मिनट गवा देते हैं। उस 10 मिनट में आप 1% ज्ञान तो अर्जित कर ही सकते हैं किसी भी वीडियो से। तो दोस्तों हम 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों 16 नंबर, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। ऑप्शन नंबर, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। ऑप्शन नंबर डी, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने आंसर इसका समझ लिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों का सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध। दोस्तों जब भी आप लोग के किसी भी क्वेश्चन में जो आंसर ऑप्शन दिया हो उसमें अवसर दिख जाए तो समझो ज़्यादातर वही ऑप्शन करेक्ट होगा, और जहाँ पे केवल दिख जाए वो बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। ऑप्शन नंबर, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। ऑप्शन नंबर बी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर मूल्यांकन होना चाहिए। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। ऑप्शन नंबर, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। दोस्तों इसका आई होप कि आप लोगों ने आंसर गेस कर लिया। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों डांस करने लगा है और ब्लर भी हो गया है, चलिए दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। ऑप्शन नंबर, शिक्षार्थियों का समान योग्यता स्तर। ऑप्शन नंबर, सीखने के सत्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ऑप्शन नंबर डी, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन, आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज जरूर हुआ होंगे, इस क्वेश्चन में आप लोग जरूर कंफ्यूज हुए होंगे। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का समान योग्यता स्तर, सीखने के सत्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा।
मतलब एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। ऑप्शन नंबर ए, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समूहिक साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। जब कोई बच्चा नहीं जा सकता, शारीरिक रूप से विकलांग है, तो वो अपने कक्षा में ही कोई गतिविधि कर सकता है, बाहर ना जा पाए तो। सही है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती। दोस्तों एक नहीं है बाकी 3 के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक कारक। ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रल डिस्फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी, संवेगात्मक विद। ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारगत विद। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सांस्कृतिक कारक होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक समावेशी विद्यालय। एक समावेशी विद्यालय ऑप्शन नंबर, शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्ध लक्ष्य निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधार के लिए प्रतिबद्ध होता है एक समावेशी विद्यालय। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऑप्शन नंबर ए, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। दोस्तों प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या नहीं मिल पाता, उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो समानता विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। दोस्तों अब 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश दिया हुआ है दोस्तों, के कारण प्रतिभाशालिता होती है। किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? मनुष्य सामाजिक कारकों द्वारा, आनुवांशिक रचना के द्वारा, वातावरणीय प्रेरणा, बी और सी। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने सही इसका आंसर गेस कर लिया होगा और खूब पढ़े हैं बीएड बीटीसी में। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी और सी होगा, आनुवंशिक रचना और वातावरणीय प्रेरणा। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है?
ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ऑप्शन नंबर बी, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन नंबर सी, निरंतर गृहकार्य देते रहना। ऑप्शन नंबर डी, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करवाना। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। क्योंकि दोस्तों अधिगम योग्य वातावरण में सबसे उपयुक्त है कि विद्यार्थी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो कि वह क्या सीखना चाहता है और कैसे सीखना चाहता है। जब रुचि होगा तभी सीखेगा, बिना किसी परेशानी से सीख सकेगा। और शिक्षार्थियों को छूट भी देना चाहिए कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, जो उसके लिए वातावरण बहुत ही प्रभावशाली होता है। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों इसमें का भी एक क्वेश्चन हर साल आता है, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया। इसमें हर बार एक क्वेश्चन, किसी भी आप प्रीवियस प्रैक्टिस सेट उठा के देखें, एक न एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग मिस मत करिएगा। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। गतिक कौशलों के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, डिस्फेजिया। ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्रैक्सिया। ऑप्शन नंबर सी, डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर डी, डिसलेक्सिया। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, डिस्प्रैक्सिया। तो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। यह एक विकार है। इसमें बच्चे गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। गति और समय में सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते कि अपनी ओर तेज से आती हुई गेंद को पकड़े नहीं पाते। जबकि डिस्फेजिया भाषा विकार, डिस्फेजिया जो होता है भाषा विकार होता है। डिसकैलकुलिया गणती विकार, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होता है। दोस्तों आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। और दोस्तों जिन बच्चों को वीडियो, जिन स्टूडेंट को वीडियो लग रहा है वो 2 की स्पीड या 1.75 की स्पीड से देखेंगे, या 1.5, जो जैसा उन लोग को सही लगे, जिस स्पीड से। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की। दोस्तों ये शायद पिछले परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई होप, मुझे याद नहीं आ रहा है। अधिगम निर्योग्यता, ऑप्शन नंबर ए, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। ऑप्शन नंबर एक, स्थिर अवस्था है। ऑप्शन नंबर एक, चर अवस्था है। ऑप्शन नंबर जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिगम निर्योग्यता एक स्थिर अवस्था है। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। सॉरी दोस्तों, भाग रहा है कहाँ पे। के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परिणामों की आशा करना। ऑप्शन नंबर बी, समस्या की पहचान करना। ऑप्शन नंबर सी, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। ऑप्शन नंबर डी, संभावित युक्तियों को खोजना। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त सभी समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण हैं। समस्या की पहचान करना, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना, लेकिन परिणामों की आशा करना। जब पहले से परिणामों की आशा कर लेंगे तो क्या होगा। कहते हैं, गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करिए। जब आप कर्म खुद करते रहेंगे तो फल तो जरूर मिलेगा। सही है ना। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की, प्रश्न संख्या 29। दोस्तों एक शिक्षक की बात कर रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन, अब आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप एक अब शिक्षक बनने जा रहे हैं और आधा बन भी गए हैं। अब
शिक्षक के तौर पे सोचिएगा, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। सीटेट में एक मास्टर और बच्चे का खेल रहता है, आप खुद मास्टर बन जाइए और बच्चे को कैसे क्या करना है उस बेस पे आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार स्तंभ बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब छोटे से बच्चे को लगोगे लेक्चर देने, झाड़ने, वो क्या समझेगा, उसके ऊपर से उड़ने लगेगा। उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा तब तो समझेगा। ऑप्शन नंबर 2 में बात करें, शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को भयंकर, अब बच्चा तो त्रुटि करेगा ही। हम ही लोग हैं क्या तुरंत सीख लिए थे कोई चीज़? नहीं सीख पाए थे। तो बच्चा भी धीरे धीरे सीखेगा, पहले का बनाना सीखेगा, फिर खा, फिर गा, एक ही बार में का थोड़ी बना लेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप। ये क्या बात हुई दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा है तो उसे ठीक नहीं करना। जब एक छोटा बालक LKG UKG प्राइमरी के चाहे 1-2 का जब बालक कोई भी बात कर रहा है तो उसमें टोकने की ज़रूरत नहीं हो, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसको करने दीजिए। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की। दोस्तों चारों ऑप्शन आप लोग को दिखा दे रहे हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है क्वेश्चन। आई होप कि पूरा दिख रहा होगा। सीमा परीक्षा में A ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिला होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव डंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाते। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसको दोस्तों आप लोग खुद समझ सकते हैं। अभी आप लोग को कहीं किसी के सामने बोलने के लिए कह दिया जाए तो एक बार ज़रूर हिचकिचाहट होती है कि क्या बोले, कैसे बोले। तो ऐसे जो सीमा थी परीक्षा में ग्रेड प्राप्त कर ली थी, दाखिला हो गया, फिर परीक्षा देने गए, नर्वस हो गए। तो दोस्तों यह है कि सीमा परीक्षा में A ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तो परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव डंडे पड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर बी, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। ऑप्शन नंबर डी, निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर हो। ऐसा नहीं होता दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो बात कर रहा है, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। हर एक बच्चा जब जाता है कहीं किसी परीक्षा, वो कॉन्फिडेंस के साथ ही जाता है, बट क्या है वहाँ का जो माहौल रहता है उस देखने बाद वो नर्वस हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो सब कुछ आता रहता है भूल जाता है। अब ऑप्शन नंबर सी, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा दे के आइए, परिणाम तो बाद में आएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। जैसे सीमा शायद अकस्मात संवेग आवेग का सामना नहीं कर सकती, जिस कारण परीक्षा भवन में अपने आप को एकाग्र नहीं कर सकी। इसके कारण परीक्षा प्रारंभ होते ही वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है और उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, वह ठीक से उत्तर नहीं दे पाती। यही कारण है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।
धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों हाँ, अगर इस क्वेश्चन के आंसर में कहीं भी किसी ऑप्शन में गड़बड़ी हुई हो दोस्तों माफ़ करिएगा। उस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग कमेंट में बताइएगा।